प्यारे बच्चों, यायावर साम्राज्य में अभी तक हमने चंगेज खान से पहले मंगोलियाई समाज कैसा था इसका अध्ययन किया। चंगेज खान किस तरह मंगोलियाई साम्राज्य स्थापित करता है और अपना साम्राज्य अपने 4 बेटों में बांटता है, जिसे उलूस कहा गया। उलूस का अर्थ है निश्चित भूभाग का न होना। लेकिन जब चंगेज खान के चारों बेटों में अपना व्यक्तिगत राजवंश स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, तो उस समय उलूस का अर्थ बदल जाता है और एक निश्चित अक्षेत्र अधिकार का स्वामी उलूस का अर्थ बन जाता है। चंगेज खान के बाद उसके वंशजों ने जिस प्रकार से विजय अभियान किए, इन सफलताओं को जानने के लिए प्रमुख कारण हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मंगोलों के सैनिक प्रबंध। स्टेपी क्षेत्र में रहने वाले ये लोग युद्ध शैली में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसे प्रभावशाली रणनीति में बदलने में माहिर थे। घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था और जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में पशुओं का आखेट करते वक्त प्राप्त किया था। हमने पढ़ा है कि मंगोलियाई लोगों का जो व्यापार था वो शिकार करके पकड़े गए पशुओं का था। इन लोगों ने खेती नहीं अपनाई थी और चीन के साथ ये व्यापार करते थे। अनाज लेते थे और बदले में पशु देते थे जो ये शिकार में पकड़ते थे। तो कुशल घुड़सवार हैं, तीरंदाज हैं और प्रशिक्षण इन्होंने अपने दैनिक जीवन में ही प्राप्त कर लिया होता है। तो ये परिस्थितियां हैं मंगोलियाई शासकों की, लोगों की, जिन्होंने उनकी सेना को गति प्रदान की। इसी के चलते उन्हें आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने घोर शीत ऋतु में अपने युद्ध अभियान प्रारंभ किए और दुश्मनों के नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह इस्तेमाल किया। तो सैनिक प्रबंध और उनकी कुशलता और उनका युद्ध नियोजन हमने देखा। इसी के साथ एक अन्य पद्धति जिसे हरकारा पद्धति या याम भी बोलते हैं, यह एक संचार पद्धति थी बच्चों। किसी भी सेना की कुशलता के लिए संचार का सफलतापूर्वक प्रयोग करना बड़ा आवश्यक होता है और चंगेज खान ने एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। निश्चित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े और घुड़सवार संदेशवाहक तैयार रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुब कर कहा जाता है और इस कर को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे और जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज खान की मृत्यु के बाद हरकारा पद्धति में और भी सुधार लाए गए और इससे महान खानों के साम्राज्य में होने वाली घटनाओं की निगरानी रखने में उन्हें सफलता मिली। हरकारा पद्धति सैन्य गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ साबित होती है। आपको ध्यान रखना है। दशमलव प्रणाली। चंगेज खान ने सेना के लिए स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति को अपनाया। उसने 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाई, जिसे तुमन कहा गया, अपनाया और जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल थे। नोयान, नई सैनिक टुकड़ियां जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी, इसे नोयान कहा गया। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिसने मुश्किल समय में चंगेज खान का साथ नहीं छोड़ा और चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से उन्हें आंडा यानी
सगा भाई कहकर संबोधित किया। और इसी के साथ चंगेज खान की जो सेनाओं में विभिन्न जनजातीय समूह के लोग थे, चंगेज खान ने विभिन्न जनजातीय समूहों को उनकी पहचान मिटाकर एक नई पहचान दी और उन्हें नवीन सैनिक इकाइयों में बांटा। यह भी चंगेज खान की सेना की सफलता का कारण बनता है। घेराबंदी यंत्र, बच्चों, यायावर लोग थे और किलों से सुरक्षित जो शिविर या नगर थे, उनमें पैठ बैठाने में यायावर लोग ज्यादा सक्षम नहीं होते थे। इसीलिए परिस्थितियों के चलते इन लोगों ने घेराबंदी यंत्र और नेक्टा, ज्वलनशील तरल पदार्थों द्वारा बमबारी करने के तरीके अपनाए। मंगोलों का सैनिक प्रबंध पढ़ा हमने, काफी मजबूत था और इसी सैनिक प्रबंध के चलते मंगोलियाई साम्राज्य एशिया महाद्वीप में और यूरोप में फैला। मंगोलों के सैनिक प्रबंध के बाद मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, आइए जानते हैं। प्यारे बच्चों, चंगेज खान की जो पहचान है, एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिसने हजारों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। और 13वीं शताब्दी में चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के लोग स्टेपी के इन गिरोहों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन फिर भी हमें यह ध्यान रखना है कि इन लोगों की जो जीवन की परिस्थितियां थी वो कितनी मुश्किल थी। हमने पढ़ा है खेती कार्य नहीं अपनाया, शिकार से पकड़े हुए पशुओं का ये व्यापार करते थे चीन से। तो इन परिस्थितियों के चलते चंगेज खान ने जब विभिन्न जनजातीय समूहों को एक संगठित आधार प्रदान किया और उसे समृद्ध बनाया, तो यह मंगोलियाई इतिहास में एक अविस्मरणीय घटना थी। दूसरा, कबीलाई लड़ाइयों और चीनी शोषण से मुक्ति दिलाई। कबीलाई पहचान मिटाकर चंगेज खान ने लोगों को एक नवीन पहचान प्रदान की थी। और हमने पढ़ा है कि चीन का ज्यादातर हिस्सा मंगोलियाई साम्राज्य का हिस्सा बनता है और चीनी शोषण से मंगोलों को मुक्ति मिलती है। मंगोलों ने जाति, भाषा, वंश या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अपने प्रशासन में और सेना में जगह दी। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। उस समय के लिए यह बड़ी असामान्य बात लगती है और आगे आने वाली शासन प्रणालियों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बने। जैसे भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित होता है, तो उन्होंने मंगोल साम्राज्य की शासन प्रणालियों को अपनाया। चंगेज खान की विधि संहिता, जिसे यास भी कहा जाता है, चंगेज खान इसे कुरुलताई सरदारों की परिषद में 1206 में लागू करता है। और महान खान की समृद्धि बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने भी इसे अपनाए रखा, इसको प्रयुक्त किया। यास का अर्थ है विधि या आदेश। 13वीं सदी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभरकर सामने आए। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया। आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों कि ये यायावर लोग थे, लेकिन जब युद्धों द्वारा विभिन्न क्षेत्र जीत लिए जाते हैं, उनमें नगर भी हैं और स्थायी जीवन जीने वाले लोग भी हैं। हालांकि मंगोल लोग इन स्थायी समाजों पर और नगरों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वे अल्पसंख्यक हैं और अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा करने के लिए उन्होंने
उन पवित्र नियमों को बनाए रखा जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए थे। मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन है यास। एक समान आस्था रखने वाले लोगों को जोड़ने में यास सफल होता है। मंगोलों ने स्थानबद्ध जीवन जीने वाले लोगों के कुछ तरीके अपना भी लिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखी और अपने नियमों को उन्होंने पराजित लोगों पर लागू किया। राज्यों ने नई नई सुरक्षा पद्धतियों की खोज की, जैसे यास है, हरकारा पद्धति है, तुमन है, सैनिक प्रणाली है, घेराबंदी यंत्र है। ये सारे नई नई सुरक्षा पद्धतियों की खोज मंगोलियाई साम्राज्य में होती है और उनका साम्राज्य विस्तार करने में भी ये सुरक्षा पद्धतियां काफी सहायक साबित होती हैं। मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, जिसका अर्थ है बच्चों कि एक महाद्वीप से ज्यादा महाद्वीपों में उनका साम्राज्य फैला हुआ था, जैसे एशिया में और यूरोप में। उत्तर में रूस से दक्षिण में भारत तक और पूर्व में प्रशांत महासागर से पश्चिम में भूमध्य सागर और काला सागर तक इनकी सीमाएं फैली हुई थी। साम्राज्य विस्तार देखिए बच्चों। रेशम मार्ग। रेशम मार्ग भूमध्य सागर से चीन तक मध्य एशियाई देशों को मिलाने वाला यह मार्ग था, जहां से चीन से रेशम दूसरे देशों, खासतौर से मध्य एशियाई देशों में निर्यात किया जाता था। जब मंगोलियाई साम्राज्य का रेशम मार्ग पर अधिकार हो जाता है, तो यह मार्ग सुरक्षित कर देते हैं मंगोलियाई शासक, और जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है और मंगोलियाई साम्राज्य में समृद्धि का रास्ता खुलता है। मंगोलों और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों ही जो साम्राज्य हैं, चाहे वो चीन है चाहे वह मंगोल है, आपस में हमेशा शत्रुता रखते थे। फिर भी इनके सांस्कृतिक संबंधों की झलक आज भी स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। चीन की महान दीवार, हमने पढ़ा है कि मंगोलों के भय से ही चीनी शासकों ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में स्थान रखती है। मंगोलों के विश्व में स्थान पढ़ने के बाद आज हम मंगोलिया की स्थिति देखते हैं विश्व मैप पे, जब मंगोलिया 1921 में गणराज्य घोषित कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आज हमने मंगोलियाई साम्राज्य की शासकों की सफलताओं के कारण पढ़े और विश्व इतिहास में मंगोलों का क्या स्थान है जानने की कोशिश की। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।